हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में। लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कौन से दो सिद्धांत। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस का निर्माण हुआ है, कौन से हमारे महाद्वीप हैं और कितने हमारे ओशियंस हैं और इनका निर्माण किस सिद्धांत के कारण हुआ है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बनने के लिए जो फेमस सिद्धांत आया था वो कौन सा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। किसके द्वारा दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? एल्फ्रेड वेगनर। कब दिया गया था? 1920 में दिया गया था। हालांकि एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिद्धांत दिया था, परंतु इसके पीछे का रीजंस वो नहीं दे पाए थे कि वह क्या रीजन थे जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे थे। उन्होंने दो रीजन बताए थे कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने के। कितने रीजन बताए थे? दो रीजन बताए थे। वो दो रीजन कौन से थे? उनमें से पहला रीजन उन्होंने बताया जॉरिएबल टाइडल फोर्स, कि टाइडल फोर्स के कारण ये कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और एक और उन्होंने रीजन बताया था, वो कौन सा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारी परिकल्पनाएं हो रही हैं। हालांकि ये दो रीजंस मान्य नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी तथ्य बताए थे, फैक्ट्स बताए थे कि कॉन्टिनेंट्स पहले एक पास थे, सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे क्या बोला जाता था? पेंजिया बोला जाता था। और एक सुपर वाटर बॉडी थी जिसे क्या बोला जाता था? पैंथालसा बोला जाता था। पर्मियन के अंतिम युग तक ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। फिर जुरैसिक पीरियड, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस पीरियड में ये सारी चीजें टूटती चली गई और यही पेंजिया टूट के दो भागों में बढ़ गया। किसमें किसमें? ऊपर वाले लॉरेशिया या अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड में बढ़ गया था। ये सारा सिद्धांत और दो सिद्धांत हमने कब देख लिए थे? लास्ट क्लास में देखे थे। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे कौन सा सिद्धांत हमारा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है ना, प्लेट प्रवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक जानने से पहले हमें दो चीजों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद है ना सबको? ठीक है, कॉस डीसीपी है ना। शुरुआत कहां से हुई थी? पर्मियन से। पर्मियन के समय में सारी चीजें क्या थी? पेंजिया और पैंथालसा हुई थी। यहां से पेंजिया टूटना शुरू हो गया और धीरे धीरे यहां तक पैलियोसीन के समय में, मतलब क्रिटेशियस के एंड में पूरी तरीके से गोंडवाना टूट चुका था अलग अलग चीजों में। और आपका अंगारा लैंड जो था वो भी अलग अलग भाग में टूट चुका था, जैसे कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ये सारी चीजों का निर्माण हो गया था। चलो, आज की क्लास पढ़ने के पहले हमें दो तीन फैक्ट जानने पड़ेंगे। ये फैक्ट क्या है? हालांकि आप लोग ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ोगे आगे चल के। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये जब हम वॉल्केनोज या अर्थ को एक पढ़ेंगे तो इस चीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप लोगों को थोड़ी सी चीज जाननी है। क्या जानना है? कि सबसे ऊपर की ये जो लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट बोला जाता है। मतलब परपटी, भू परपटी बोलते हैं इसको, भू परपटी के नाम से जाना जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, जस्ट इसी क्रस्ट के नीचे क्या रहती है? आपकी मेंटल रहती है। जस्ट इसी क्रस्ट के नीचे क्या पाई जाती है? मेंटल पाई जाती है। ठीक है ना, प्रवाल या प्रवार बोला जाता है इसको। किसको? मेंटल को। और लास्ट में सबसे नीचे आप लोगों को क्या मिलता है? कोर मिलता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या मिलता है? कोर मिलता है, जिसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। याद क्या रखना है अभी के लिए? आज का सिद्धांत समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, भूमंडल किसे बोला जाता है? तो पूरे क्रस्ट प्लस थोड़ा सा ऊपरी मेंटल वाले क्षेत्र को मिला लो। थोड़ा सा किसको मिला लोगे? मेंटल वाले क्षेत्र को मिला लोगे तो ये मिलके क्या बन जाता है? लिथोस्फीयर बन जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ जाएगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर पूरा की पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, थोड़ा सा ऊपर का मेंटल मिलके क्या बन जाता है? लिथोस्फीयर बन जाता है। अब जो नीचे का मेंटल बच गया वो पूरे के पूरे मेंटल को क्या बोला जाता है? एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको दो चीज। क्या? पहला तो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट प्लस मेंटल, थोड़ा सा ही मेंटल, लेकिन क्या रहता है? थोड़ा सा मेंटल रहता है और इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर किसे बोला जाता है? पूरा की पूरा मेंटल को बोला जाता है। बस ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? ये दो टर्मिनोलॉजी, इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे ही आगे चल के कि ये सारी चीजें क्या है। अभी बस इनको समझते हुए चलो। देखो, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा? लिथोस्फीयर का आएगा, स्थल मंडल का आएगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट कौन सा आएगा? लिथोस्फीयर का, स्थल मंडल का। देखो, स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग है जिसकी मोटाई करीब 10 से 20 मतलब 10 से लेके 200 किलोमीटर के बीच होती है। कितनी? 10 से लेके 200 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें क्रस्ट और मेंटल का
ऊपरी हिस्सा आ जाता है। इसमें क्या आता है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसी में क्या आ जाता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है ना, इतना याद रखना है लिथोस्फेयर के लिए। ऊपरी वाला हिस्सा जो रहता है लिथोस्फेयर है। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। आगे चल के आप लोग देखोगे यही लिथोस्फेयर क्या है, टूट रहा है। ठीक है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट, इन्हीं को प्लेट बोला गया है, जिनको हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ठीक है ना, एंड द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज लार्जर स्केल चेंजेस इन द अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब फोल्डिंग और फॉल्टिंग। इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझ लो। ये बताया जा रहा है कि ये जो स्थल मंडल है, यही स्थल मंडल एक बड़ी बड़ी प्लेट्स में बन गया, कुछ बड़ी प्लेट्स कुछ छोटी प्लेट्स में बन गया है। और इन्हीं प्लेट्स की हलचल जो हो रही है, इन्हीं हलचलों के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी में अलग अलग तरीके के फोल्ड और फॉल्ट के कारण अलग अलग स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, अलग अलग चीजों का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखो, नेक्स्ट चीज देखनी है आपको, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है ना, क्या देखना है, एस्थेनोस्फेयर। इसी को बोला जाता है दुर्बलता मंडल। इसी को क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्यों बोला गया है, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में पाई जाने वाली जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही वीक हैं। क्यों वीक हैं, कहां की बन रही है, ये मेंटल की बन रही है। मेंटल थोड़ा सा उस मोल्टन स्टेट में आने लगता है फिर, है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल बोला जाता है। देखो, मेंटल की ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एकदम मेंटल का ऊपरी हिस्सा चला गया लिथोस्फेयर में, और उसके बाद जो बचा हुआ मेंटल का हिस्सा है, अपर मेंटल का, वो किसमें आ जाता है, एस्थेनोस्फेयर में। एस्थेनो का अर्थ क्या होता है, कमजोर, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल बोला जाता है। 80 से लेकर 200 किलोमीटर तक फैले लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित होती है। याद रखना, हमने देखे ना कि करीब 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक समझ लो वो सारा क्या है, लिथोस्फीयर है। और जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे क्या मिलता है, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। तो अब ये चीज मानी जा रही है कि लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। समझ में आ रहा है ना, तैर रहा है मतलब उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ऐसे ही कुछ वेगनर ने दिया था। हालांकि वेगनर का सिद्धांत फेल क्यों हो गया था, क्योंकि उसने बोला था जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जब पश्चिम की तरफ जा रहे थे, है ना, तो टकरा जा रहे थे किससे, एस्थेनोस्फीयर से। याद आ रहा है ना, तो जब एक दूसरे के ऊपर तैर रहा है तो टकराएगा कैसे, यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था। बाकी सारा सिद्धांत सही चल रहा था। ठीक है ना, चलो, तो यहां पे 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। अब बात करें कि अगर लिथोस्फीयर क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 10 से लेके 200 किलोमीटर तक की क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग, ये क्या बन जाता है आपका, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल बन जाता है। वहीं पे बात करें अगर एस्थेनोस्फीयर की, एस्थेनोस्फीयर क्या हो गया, ठीक इसके नीचे वाला अपर मेंटल का भाग। समझ में आ गया, ठीक है, अपर मेंटल का ठीक लिथोस्फीयर के नीचे वाला भाग ही क्या कहला जाएगा, एस्थेनोस्फीयर कहला जाएगा। और लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, इतनी चीज बस याद रखना है अभी की चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, यह अत्यधिक चिपचिपा और यांत्रिकी रूप से कमजोर है। इसका घनत्व तो क्रस्ट की तुलना में अधिक होगा। ऑब्वियसली हम जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही घनत्व बढ़ते चला जाएगा। तो लिथोस्फीयर का घनत्व क्या होगा, कम होगा। एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया, है ना। और यही क्या है, हमारा मैग्मा का मेन सोर्स है। जो मैग्मा जो अर्थ में आ रहा है, जिससे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसका मुख्य स्रोत, मेन सोर्स क्या है, एस्थेनोस्फीयर है। क्लियर है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर अपना रास्ता खोजता है। ठीक है ना, अभी आप लोग देखोगे बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हमारी अर्थ में, एक वीडियो के थ्रू देखोगे किस तरीके से हमारी अर्थ में चीजों का निर्माण हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। ठीक है ना, स्थल मंडल और हमारा दुर्बलता मंडल। ठीक है ना, किस तरीके से निर्माण हुआ है। अब आ जाओ सीधे प्लेट प्रवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोला जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया था, उसके बाद जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखा था हमने कि किस तरीके से समुद्र का जो तल है वो विस्थापित हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। कितना स्प्रेड हो रहा है, 1 सेंटीमीटर के आसपास पर ईयर के आसपास। ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। अब इस सारी चीजों का रीजन देने में असमर्थ हो गए थे कौन, एल्फ्रेड वेगनर। तो रीजन कहां पे आता है आप लोगों को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में आता है। ठीक है ना, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलो
देखेंगे हम प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है। ठीक है, कब आया है सबसे पहले याद रखना है, ईयर कौन सा है 1960। ठीक है ना, के दशक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलता भी जो मुख्य रूप से दो वैज्ञानिक विचारधाराओं पर आधारित है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो आया है वो किस पे आधारित है, दो सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है ना, तो प्लेट टेक्टोनिक तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, आर्थर होम्स की आर्थर होम्स ने संवहन तरंग परिकल्पना, आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल थ्योरी, क्या बोला जाता है, कन्वेक्शनल थ्योरी। ठीक है, और दूसरा महासागरीय अधस्थल विस्तार, ये क्या है आपका जो आप लोग पढ़ चुके हो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समझ में आया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि प्लेट टेक्टोनिक जो आया है ना, कोई उनको अपने आप से दिमाग में आ गया, उन्होंने क्या किया है, यहां से कंटेंट उठाया है, किससे, आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया है ना, कन्वेक्शनल करंट का सिद्धांत, और एक और सिद्धांत उनको मिला कहां का, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किसने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हेनरी हेस ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी हेस ने दिया था। तो इन सिद्धांतों से उनको समझ में आया कि हाँ भाई, अर्थ के सरफेस में जो चीज है वो क्या है, प्लेट्स है, और ये प्लेट्स के ही थ्रू क्या हो रहा है, सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो रहा है और विखंडन हो रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो चलो हाँ हाँ 1960s के आसपास तो ये प्लेट प्रवर्तनी के सिद्धांत की शुरुआत मानी जाती है। अभी आप लोग देखोगे 1962 में इनका 1960 में इनका नाम रखा गया प्लेट, प्लेट किसी ने नाम रखा। फिर उसके बाद देखोगे आप 1962 में ये सिद्धांत कंप्लीट हुआ है ना, कि ये 1962 में ये सिद्धांत कंप्लीट तरीके से आता है, हाँ भाई कि ये सिद्धांत क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करके कोई भी चीज एक बार में नहीं, वो थोड़ा थोड़ा करके आते रहती है। तो 1960s में इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसीलिए एक ईयर देखते हैं तो वो कौन सा आता है, 1960। समझ में आ गया, क्लियर है। तो शुरुआत करेंगे आर्थर होम्स के तरंग सिद्धांत की। ठीक है ना, अब जब तरंग सिद्धांत की शुरुआत करें तो सबसे पहले समझो कि कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, क्योंकि आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम क्या है, आर्थर होम्स कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, ये संवहन करंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी को पता है कन्वेक्शनल करंट, नहीं पता। चाय पत्ती उबलते देखे हो, चाय तो बनाए होगे सबने, चाय पत्ती उबलते देखे हो, कैसे उबलती है, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से उबलते देखते हो। चाय पत्ती इस तरीके से जाती है, एक तरफ से उठती है और दूसरी तरफ नीचे आ जाती है। अरे हाँ या ना, अब रिलेट कर पा रहे हो क्या। ठीक है, इस तरीके से कोई चाय पत्ती उबलती है। अगर आप किसी कंटेनर में चाय उबाल रहे हो, बॉईल कर रहे हो चाय, तो आपको चाय पत्ती इस तरीके से जाती हुई दिखेगी, हाँ या ना। ठीक है ना, एक तरफ बीच के सेंटर से मान लो ऊपर जा रही है और फिर साइड में जाके कहां आ जा रही है, नीचे आ जा रही है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके की चीजें आपको दिखेंगी। और इसी तरीके के करंट को क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट। जब भी देखो कन्वेंशनल करंट, तो ये तो एक दिशा हो गई बस, फिर जब हवाएं इस तरीके से मूव करेंगी तो उन्हीं को बोल दिया जाएगा कन्वेंशनल विंड डायरेक्शन। ठीक है, अलग अलग तरीके के। तो इसी थ्योरी, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया किसने, आपके आर्थर होम्स ने। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि इसने बोला क्या है, पहले समझना। आर्थर होम्स ने बोला कि जो एस्थेनोस्फेयर है ना, ठीक है, उसके नीचे लावा है ना। अब ये लावा अंदर ही अंदर कन्वेक्शनल करंट बना रहा है। बात आती है क्यों बना रहा है कन्वेक्शनल करंट, है ना, क्योंकि अंदर चाय पत्ती अपने आप तो ऐसे डाल दो पानी में डायरेक्ट तो ऐसे नहीं होगी, जब नीचे से हीट दोगे तभी जाके वो इस तरीके का कन्वेक्शनल करंट देगी, है ना। तो अर्थ के नीचे ऐसा क्या है, अर्थ के सेंटर में ऐसा क्या है जहां पे इसको इस तरीके का कन्वेक्शनल करंट मिल रहा है। तो उसने इसका रीजन क्या दिया कि अंदर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जिस तरीके की प्रक्रिया सन में हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की, है ना, उसी तरीके की कोई नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पृथ्वी के गर्त में भी हो रही है, पृथ्वी के गर्भ में भी हो रही है, जिसके कारण ये प्रक्रिया, ये कन्वेक्शनल करंट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। समझ में आया, ये है आपका अर्थ का सरफेस, है ना। अब यहां से ये जो लावा है ये कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहां खड़ा है आपका टिकट चेकर, जो टिकट चेक कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जिसके पास टिकट नहीं है वो इधर चले जा रहे हैं, साइड में मुड़ गए, लेकिन जिसके पास है वो तो एकदम आजादी से कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पृथ्वी को चीरते हुए। और जो ऊपर आएगा वहीं पे बनेंगे कटक,
ठीक है ना, मिड अटलांटिक रिजेस आप लोग देखे थे ना कल, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वहीं पे क्या बनेंगे, कटक बनेंगे। कटक को समझना है तो समझ लो, वहीं पे क्या बन जाएंगे, माउंटेन्स जैसा, वॉल्केनोस जैसा निर्माण होगा। अगर ओशियंस के अंदर है तो कटक बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कन्वेक्शनल करंट है, किसका, लावा का। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंदर कोई ना कोई आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल समझते हो ना, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल? अरे एक आध एग्जांपल बताओ, रेडियो एक्टिव मटेरियल किनको बोला जाता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है, इस तरीके के जो मटेरियल होती है क्या कहलाते हैं, आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कहलाते हैं। तो होम्स ने कहा कि ये जो एस्टेनोस्फेयर के अंदर जो लावा है, ये लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और अंदर ही अंदर कौन सा करंट चल रहा है, कन्वेक्शनल करंट चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब ये कन्वेक्शनल करंट के कारण जहां से जो लावा के अंदर प्रेशर था, फोर्स था, वो तो ऊपर निकल जाएगा, और जो नहीं निकल पाया वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब उन्होंने एक और चीज बताई, इन्होंने बोला कि जहां पे आप लोग तो देख पा रहे हो इस डायग्राम के ही अंदर कि कहीं पे लावा एक साथ ऊपर उठ रहा है, ठीक है, और कहीं पे क्या होगा, लावा नीचे आएगा। यहां पे नीचे आ रहा है इस तरीके का, है ना, डायग्राम बनेगा। अभी समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे आपको दो चीज देखने को मिल रही है, एक ऐसी डायरेक्शन दिख रही है जहां पे दोनों चीज कहां जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और एक ऐसी भी चीज दिख रही है जहां पे दोनों चीज कहां जा रही हैं, नीचे जा रही है। इस तरीके का पूरी चेन होगी ना, कहीं एक ही जगह थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है ना। ये लाखों किलोमीटर में फैला हुआ बेल्ट है, ये तो अर्थ का सरफेस बना रहे हैं हम, एस्टेनोस्फेयर बना रहे हैं। समझ में आया, ये क्लियर है ना। तो होम्स ने बोला कि पृथ्वी के सतह के अंदर कोई ना कोई क्या है, आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए पृथ्वी के गर्भ में क्या हो रही है, कन्वेक्शनल करंट वाली प्रोसेस हो रही है। और ये कन्वेक्शनल करंट के ही कारण क्या बन रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर्थर होम्स संवहन, ठीक है, देखो आर्थर होम्स संवहन तरंग परिकल्पना, या संवहन तरंग परिकल्पना क्या है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बोला जाता है, ठीक है ना, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। संवहन तरंग सिद्धांत महासागरीय अधिस्थल विस्तार सिद्धांत का आधार है, ठीक है। महासागर का समझ में आ रहा है ना, सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी के गर्त में क्या चल रही है, इस तरीके से कन्वेक्शनल करंट वाली चीजें अंदर ही अंदर चल रही हैं। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल में संवहन धाराओं की संभावना पर चर्चा की, ठीक है ना। 1930 के दशक के समय में इन्होंने ये सारी परिकल्पनाओं पे चर्चा की, शुरुआत की। इनके आधार पे इन्होंने क्या बोला, ये धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अंदर ही अंदर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियोधर्मी तत्व है, जिसके कारण ये तरंग क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। क्योंकि बिना हीट चाय पत्ती उबलेगी क्या, नहीं उबलेगी, ठीक है ना। देखो जब आप लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे ना, तो दोबारा ये आएगा कन्वेक्शनल करंट। अभी गर्मी में आप लोगों को बारिश होते दिखती है, क्यों, हीट ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बादल कैसे बनता है, गर्म हवा ऊपर जाती है तो क्या होता है, हाँ देखो होता क्या है, उसकी भी चीजें हैं, है ना। जब अर्थ का, ये मान लो अर्थ का क्या है, सरफेस है, ठीक है ना, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब इस सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, ये जो अर्थ का सरफेस था बहुत गर्म हो गया। जब भी कोई चीज गर्म होती है, तो मान लो कोई सब्जी बना रहे हो आप, खाना बना रहे हो, कुछ भी चीज, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के देखना, हाथ रखोगे तो भाप ऊपर उठते दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे जब अर्थ का सरफेस ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो हवाएं कैसे उठेंगी, सीधे सीधे उठेंगी, ऊपर ऊपर उठेंगी। अब ऊपर उठने के बाद ऊपर एक टाइम पे जाके तो ये ठंडी हो जाएंगी, है ना। तो जब ये ठंडी होंगी इस तरीके से गिरेंगी, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या बन रहा है, आपका कन्वेक्शनल करंट बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। इन कन्वेक्शनल करंट, जब भी हवाएं ऊपर उठती हैं, तो इन कन्वेक्शनल करंट के कारण यहाँ पे किस चीज का निर्माण होगा, क्लाउड का निर्माण होगा। अचानक से बारिश नहीं होती है, ठीक है ना, पहले क्लाउड का निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद ये क्या गिरेगा, वह पानी बन के गिर जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है कन्वेक्शनल करंट की प्रक्रिया। हालांकि तो ये अभी आप लोग के लिए क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, तो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बस इसको समझेंगे। यहां तक क्लियर हो गया ना, चलो
ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसमें हमें समझ में आया कि इन्होंने, आर्थर होम्स ने क्या बोला है कि पृथ्वी के एस्थेनोस्फेयर के नीचे ही क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट जग रहा है। क्यों जग रहा है? रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, के अंदर ही अंदर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, ऐसा किसने बोला? आर्थर होम्स ने बोला। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है अब आप लोगों को कन्वेक्शनल करंट दिख रहा है क्या? ये देखो अपर मेंटल में यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट बन रहा है। ठीक है, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर यहां से इधर इधर और ये नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां उठा था, यहां नीचे यहां नीचे यहां नीचे। समझ में आ रहा है क्या ये? है ना, और यहां पे भी नीचे आ रहा है, ये देखो क्लियर है। तो इस तरीके से तो आप लोगों को दो चीज देखने को मिल रही है, एक जहां पे ऊपर जा रहा है और दूसरा जहां पे नीचे जा रहा है। तो याद क्या रखोगे कि जहां पे भी ये लावा ऊपर उठ रहा है ना, वहां पे किस चीज का निर्माण होगा? रिज का निर्माण होगा, कटक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कटक का निर्माण होगा। ठीक है, और जहां पे भी ये नीचे जा रहा है वहां पे क्या बनेंगे? ट्रेंचेस बनेंगे। ट्रेंच जानते हो? गर्त। क्या बनेंगे? गर्त का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? गर्त का निर्माण होगा। ठीक है ना, गर्त का निर्माण होगा। गर्त समझ रहे हो ना, है ना, खाई जैसा चीज बन जाएगी, उसी को क्या बोला जाता है? ट्रेंचेस। तो ये डायग्राम से समझ में आया। अभी बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो देखेंगे जिसमें और अच्छी तरीके से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। आगे देखें, ट्रेंच समझ में आ गया ना, ट्रेंच क्या होता है? चलो, ट्रेंच क्या होता है? गर्त को ही क्या बोला जाता है? ट्रेंच। देखो इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर नीचे, करीब 2900 किलोमीटर नीचे में क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्पन्न तीव्र ऊष्मा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की चीजें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं और मेंटल में संवहन धाराओं का निर्माण को जन्म देती है। और मेंटल में किस चीज की स्टार्टिंग हो जाती है? कन्वेक्शनल करंट की स्टार्टिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, कहां होता है ये सारी चीजें? मेंटल में हो रही है ये सारी चीजें। ठीक है, याद रखना, जहां कहीं भी इन धाराओं की उठते अंग मिलते हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना, उठते अंग क्या मिलते हैं? देखो बहुत बेहतरीन तरीके से समझना इसको। ठीक है, एक वीडियो के हिसाब से समझेंगे, बस ध्यान से देखना। ठीक है ना, क्या हो रहा है पहले देखो फिर बात करेंगे। ये यहां पे क्या हो रहा है? दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वेक्शनल करंट से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह में कहां जा रहा है? ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट होते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, ये देखो अब ये जहां पे नीचे आ रहा है वहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, और ऊपर प्लेट दिख रही होंगी वहां पे दो। ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे गर्त बनेगा। पृथ्वी की सतह दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? रिजेस बनेंगे, कटक बनेंगे। और जहां पे नीचे जा रहा था वहां पे क्या बनेंगे आपके? ठीक है ना, देखना इसको, ये यहाँ पे आपके क्या, ये यहाँ पे आपके बनेंगे रिजेस, कटक बनेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? कटक, सॉरी किसका? ट्रेंच का निर्माण होगा। ठीक है, फिर से देखना, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। ये देखो ये पृथ्वी की सतह है, ये देखो दो प्लेट किस तरीके से नीचे जा रही हैं टकराने के बाद, दिख रहा है? ठीक है ना, है ना। और यहीं पे क्या बन जाएगा? वो एक प्लेट आपको नीचे धंसती हुई दिख रही है, नीचे जाती हुई दिख रही है, और यहीं पे किस चीज, देखो गर्त बनती हुई दिख रही है, यही क्या बनेगी? गर्त बनेगी, ट्रेंचेस बनेगी। ठीक है, और वहां से दूसरा आपका कन्वेक्शनल करंट भी शुरू हो जाएगा। दिखा? अब ऊपर क्या बन गया? ये देखो वोल्केनो, ऊपर क्या बना है? ज्वालामुखी। अब नीचे से जो गर्म गैस निकल रही है, ये देखो गैस का उद्गार हो रहा है, लावा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस वगैरह निकल रही है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो इस तरीके से पृथ्वी पे, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में ये सारी चीजों की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस डायग्राम से बहुत अच्छे क्लियरली तरीके से समझ में आता है कि कन्वेक्शनल करंट क्या होता है। यहां से आप लोगों को समझ में आएगा कि कन्वेक्शनल करंट किस तरीके से थोड़ा इधर और थोड़ा उधर जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ? यहां समझ में आ गया सबको? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना आप, कन्वेक्शनल करंट क्या है, किस तरीके से जा रहा है ना।
तो देखो, प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के विचलन के कारण समुद्र तल पर समुद्री कटक बनते हैं। अभी समझ में आया क्या बन रहे हैं यहाँ पे? ओशियनिक रिजेस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ओशियनिक रिजेस बन रहे हैं। और जहां भी गिरते हुए अंग मिलते हैं, जहां गिरते हुए अंग मतलब समझ में आया अभी? जहां गिरते हुए अंग मिलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण के कारण वहां क्या बनते हैं? गर्त बनते हैं या ट्रेंचेस बनते हैं। ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच सुने हो ना? विश्व का सबसे गहरा जो ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति मेंटल में मैग्मा की गति के कारण होती है। अब इनकी स्पीड क्यों हो रही है? क्योंकि मैग्मा फ्लो हो रहा है, इसके कारण में इनमें भी क्या आ जाता है? गति आ जाती है। इनमें भी क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है, मूवमेंट आ जाती है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का होम्स का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। होम्स ने क्या बताया है कि मेंटल, पहले तो याद रखो लिथोस्फीयर क्या है? अपर पार्ट ऑफ मेंटल, बहुत थोड़ा सा, और प्लस क्रस्ट, ये दोनों को मिला के क्या बन रहा है आपका? स्थल मंडल बन रहा है। दूसरा एस्थेनोस्फीयर क्या है? अपर मेंटल, ठीक है ना? अपर मेंटल पूरा क्या है आपका? एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्थर होम्स ने क्या बोला कि मेंटल में क्या हो रहा है? कन्वेक्शनल करंट हो रहा है। ये कन्वेक्शनल करंट क्यों हो रहा है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है अंदर कुछ ना कुछ, इसके कारण एनर्जी उत्पन्न हो रही है, और इसी एनर्जी के कारण क्या हो रहा है? कन्वेक्शनल करंट बन रहा है। अब जो कन्वेक्शनल करंट जहां ऊपर उठ रहा है, तो ऊपर उठने वाली जगह पे क्या बन रहे हैं? रिजेस बन रहे हैं, कटक का निर्माण हो रहा है। और जहां पे ये कन्वेक्शनल करंट नीचे आ रहा है, तो नीचे आने वाली जगह पे क्या बन रहा है? ट्रेंचेस का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? और यही रीजन है जिसके कारण प्लेट्स मूव कर रही हैं, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो आप पढ़ लिए हो, समझ में आ गया। अब आपको ये जो पृथ्वी है ये भी प्लेट्स के अनुसार है, ये भी समझ में आ गया। और यही रीजन है कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो क्या हो रही हैं? मूव कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। ये आया था परफेक्ट सा रीजन, क्योंकि इसके पहले रीजन क्या था? इसके पहले जो रीजन था वो ये था कि ये जो फोर्स आ रहा है प्लेट्स के खिसकने का, कॉन्टिनेंट्स के खिसकने का, ये फोर्स बाहर से आ रहा है। वेगनर ने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के बाहर, ठीक है। टाइडल फोर्स सन और मून के कारण आता है, टाइडल फोर्स भी, ठीक है। तो वेगनर कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि ये जो फोर्स है वो पृथ्वी के बाहर से आ रहा है, लेकिन फोर्स कहां से आ रहा है? पृथ्वी के अंदर से, भीतर से ये फोर्स का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? पक्का? चलो देखते हैं आगे। क्लियर हो गया ना? देखो, लिथोस्फीयर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग है जिसकी मोटाई करीब 10 से लेके 200 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल होता है, बहुत थोड़ा सा मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। प्लेट प्रवर्तनी की सिद्धांत, तो यहाँ पे अब आप लोगों के दोनों थ्योरी हो गई। प्लेट प्रवर्तनी की थ्योरी किस पे डिपेंड करती है? कल को क्वेश्चन आएगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर? दो, किस पे? आर्थर होम्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आर्थर होम्स अभी हमने देख लिया। देखो इसमें अब प्लेट टेक्टोनिक में आ जाओ। इसमें क्या हुआ है? प्लेटों का गठन हुआ है ना। गति, संगठन और भंजन तथा भूवैज्ञानिक घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीप विस्थापन व पर्वत निर्माण शामिल है। क्या बताया जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक वो बेसिक थ्योरी है जिसके बेसिस पे आप सब बता सकते हो कि किसी भी प्लेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना, उसको स्पीड कैसे मिली, मूवमेंट कैसे मिला, ठीक है, उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, डिस्ट्रॉय किस तरीके से हो रही है ना। कोई भी भूवैज्ञानिक घटनाएं मतलब अर्थ के अंदर होने वाली घटनाएं, जैसे अर्थक्वेक, है ना, वॉल्केनो, महाद्वीपीय विस्थापन मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना, या फिर कोई माउंटेन्स का फॉर्मेशन जैसे एंडीज, रॉकीज किस हिसाब से बने, ये सारी चीज आप किसके आधार पर बता सकते हो? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर बता सकते हो। ये प्लेट टेक्टोनिक का आधार क्या है? आर्थर होम्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समझ में आ रहा है ना? इसका सिद्धांत है आर्थर, इनका बेसिक जो है वो आया है आर्थर होम्स के कन्वेक्शनल करंट से और सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, ठीक है। और इसके सहारे हम ये सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से महाद्वीप का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या बाकी सारी चीजें हो रही हैं। एक विवर्तनिकी प्लेट, स्थल मंडल प्लेट विशाल ठोस चट्टान के अनियमित आकार का स्लॉट है। अब याद रखना, इन्होंने कोई शेप नहीं बताया प्लेट का, गोल, मोटी, किसी भी तरीके की प्लेट हो सकती है, ठीक है ना। वो प्लेट का कोई शेप नहीं है, किसी भी तरीके की वो प्लेट हो सकती है। सामान्यतः ये दोनों महाद्वीप और महासागरीय स्थल मंडल से बनी होती हैं। अब याद रखना, एक कॉन्सेप्ट यही समझ लो, ये प्लेट किसकी बनी होगी? या तो पूरी महाद्वीपीय प्लेट होगी, या तो पूरी की पूरी महासागरीय प्लेट होगी, या तो मिक्स्ड भी हो सकती है।
समझ में आ रहा है ना, मतलब हो सकता है थोड़ी सी प्लेट आपकी, अभी देखोगे आप लोग, थोड़ी सी प्लेट आपकी कॉन्टिनेंट वाली और थोड़ी सी ओशियनिक वाली मिलके ही क्या बन गई है, एक पूरी प्लेट। जैसे अफ्रीकन प्लेट है ना, वो अटलांटिक ओशियन से मिलके बनी है, अटलांटिक ओशियन की और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है, इनकी मिलके अफ्रीकन प्लेट बन गई। पैसिफिक प्लेट वो पूरी की पूरी क्या है आपकी, ओशियनिक प्लेट है। समझ में आ रहा है ना। और इन्होंने ये भी चीज बताया, जहां जहां इन प्लेट की बाउंड्रीज होगी, ठीक है ना, 3 तरीके की बाउंड्रीज होगी, इन्होंने बताया ये 2 प्लेट है, जहां जहां ये प्लेट्स की बाउंड्रीज होंगी या तो मिलेंगे या तो दूर जाएंगे या तो ऐसे निकल जाएंगे, एक दूसरे के आपस से टच करके निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से निकल जाएंगे या फिर इस तरीके से निकल जाएंगे, या तो फिर पास में आएंगे या तो फिर दूर जाएंगे, यही 3 चीज हो सकती है। समझ में आया। तो जहां जहां पे भी ये बाउंड्री होगी वहां वहां किसी ना किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किससे पता चल रही है, प्लेट टेक्टोनिक से पता चल रही है। देखो प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण क्या है, दुर्बलता मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थ, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो मिले हैं, है ना, इनकी उपस्थिति के कारण तापीय संवहन, इनकी उपस्थिति के कारण क्या हुआ, हीट जनरेट हुई, जिनके कारण संवहन तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण साइक्लिक प्रोसेस शुरू हुई, किसकी, कन्वेक्शनल करंट की। बिकॉज ऑफ विच लिखोगे, बिकॉज ऑफ विच साइक्लिक प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शनल करंट वर स्टार्टेड। कहां स्टार्ट हो रही है, इन एस्थेनोस्फेयर, ठीक है ना, इस एस्थेनोस्फेयर के भी नीचे। प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण दुर्बलता मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति मानी जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, होना पाया जाता है। होम्स ने इसके बारे में व्याख्या की है और ये सारी व्याख्या आपको किसने बता दी, होम्स ने बता दी। क्या नाम है पूरा, क्या नाम है पूरा, आर्थर होम्स, ठीक है ना। चलो बताओ जरा सा कि कल हमने जो थ्योरी पढ़े थे वो किसने दी थी, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है, किसने दी है, एल्फ्रेड वेगनर ने। कब दी है, पक्का 1920 में दी। क्या बताया एल्फ्रेड वेगनर ने, कुछ तो बताया, क्या बताया, अभी नींद खुली, ठीक है। चलो क्या बताया था एल्फ्रेड वेगनर ने, एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि भाई ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। साक्ष्य क्या है, दूर जा रहे हैं, मतलब पहले पास में थे क्या, बोले हाँ पास में थे। बोले सो क्या प्रूफ है आपके पास, बोले देखो यहाँ जानवर एक जैसे मिले, फॉसिल्स एक जैसे मिले, मिनरल्स एक जैसे मिले, एज एक जैसी पाई गई है, ठीक है। और ये ऐसा पॉसिबल नहीं था कि तैर के जाते, ठीक है, जिगजॉग वे में फिट हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या थी, प्रूफ थी। समझ में आ रहा है ना। चलो अब जाग जाओ, ठीक है ना। आगे देखो, स्थल मंडलीय प्लेटें, मतलब आपके लिथोस्फीयर की जो भी प्लेटें हैं, पूर्णतः महासागरीय या पूर्णतः महाद्वीपीय या मिश्रित भी हो सकती हैं। समझ में आ गया, या तो प्योर कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, या तो प्योर ओशियनिक प्लेट होगी, या तो कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक प्लेट होगी। समझ में आ रहा है ना, तीनों प्रकार की हो सकती हैं। अमेरिका प्लेट कैसी है, अमेरिकी प्लेट मिश्रित प्रकार की है, जबकि प्रशांत महासागर की प्लेट कैसी है, पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, ठीक है। देखोगे आप लोग अभी, भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये प्लेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्लेट्स का किनारा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यही डिपेंड कर रहा है कि ये प्लेट्स पास में आ रही हैं या ये प्लेट्स दूर जा रही हैं, या ये प्लेट्स एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, पैरेलली चल रही हैं। समझ में आ रहा है ना। इसके आधार पर यहाँ पे या तो माउंटेन्स बनेंगे, या तो गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, या तो हल्का सा वॉल्केनो, मतलब अर्थक्वेक का झटका टकराते हुए, ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये प्लेट्स इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब प्लेट्स के बीच की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पर भी प्लेट मिल रही हैं। तो इससे बहुत सारी चीज प्रूफ हो गई, साबित हो गई कि जहां जहां प्लेट्स मिल रही है ना, जहां जहां बाउंड्रीज हैं, वहां वहां माउंटेन्स मिले। कैसे, आगे देखोगे। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाएं इन्हीं किनारों के सहारे घटित होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो कहां होती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में होती हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे देखो, प्लेट विवर्तनी की संकल्पना के अंतर्गत
पृथ्वी के भूपटल को 7 मेजर और 8 से ज्यादा है, लेकिन हमें ध्यान देना है बस वो 8 छोटे इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, उन 8 माइनर प्लेट्स को देखना है। तो कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7 बृहद मतलब मेजर प्लेट्स, एंड वैसे 20-25 करीब आती हैं आपकी माइनर प्लेट्स, लेकिन याद नाम कुछ ही का रखोगे, ठीक है ना। और आ जाती हैं आपकी कुछ माइनर प्लेट्स, कितनी याद रखनी है? 8 माइनर। पहले तो 7 मेजर एग्जैक्ट आप लोगों को टिप पे याद रहनी चाहिए और हो भी जाएगी, ठीक है ना। कॉन्टिनेंट वाइज गिनते चले जाओ। सबसे पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है ना। मेजर प्लेट गिना रहा हूं मैं। सबसे पहली नॉर्थ अमेरिकन, दूसरी अब दिख रही है ये कितनी बड़ी है, ये देखो दिख रही है ना, ये देखो ये पूरी क्या है आपकी नॉर्थ अमेरिकन। साउथ अमेरिकन प्लेट देखो दिख रही है, मेजर प्लेट ऐसी नाम थोड़ी पड़ा है, ये क्या है आपकी साउथ अमेरिकन। तीसरी अफ्रीकन प्लेट, ये इससे जुड़ी हुई है, कौन सी? अफ्रीकन प्लेट। दिख रही है यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है, हाँ या ना? दिख रहा है। तीसरी कौन सी हो गई? अफ्रीकन प्लेट। चौथी हो गई पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट हो गई? यूरेशियन प्लेट। दिख रही है कितनी बड़ी प्लेट है, ये पूरी है आपकी कौन सी? यूरेशियन प्लेट। तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी यूरेशियन प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवी है आपकी इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग लिखा है, ये एक ही मान के चलो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवीं याद रखो पैसिफिक प्लेट। छठवीं कौन सी है? प्योर समुद्री वाली है, देखो यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रही, मतलब पूरा ओशियन वाला है। अब ये राउंड तो नहीं कर सकते ना, समझना राउंड के हिसाब से, है ना। यहां से शुरू होके ये पूरी आपकी कौन सी है? पैसिफिक प्लेट, मतलब पूरी ओशियनिक प्लेट है। तो छठवीं कौन सी हो गई? पैसिफिक प्लेट। और सातवीं जो मेजर प्लेट आती है वो आपकी कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट। सातवीं कौन सी आती है? अंटार्कटिका प्लेट आती है, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट आ रही है। क्लियर हुआ? 7 याद हो जाएगी, बहुत इजी सी है ना। सारे आप कॉन्टिनेंट याद कर लो, उससे याद हो जाएंगे। सबसे पहली मेजर प्लेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, अफ्रीका मत बोल दो भाई, बस अफ्रीकन प्लेट, ठीक है ना। फिर पांचवी यूरेशिया, रशिया और यूरोप वाले क्षेत्र को मिला के, ठीक है ना। तो यूरेशियन प्लेट आ गई, ठीक है ना। कौन सी आ गई? यूरेशियन प्लेट, ठीक है। फिर कौन सी दी है? पांचवी, चौथी, ठीक है। पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सिक्स्थ पैसिफिक प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट, और सेवंथ अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। यहां तक याद हो जाएंगी। अब कुछ आप लोगों को माइनर प्लेट के नाम याद रखना है, जैसे नाज़का, कोकोस, स्कॉशिया, फिलीपींस, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ कुछ याद रख लोगे, 2-4 तो यही है। जैसे ये देखो, ये आपकी कौन सी है? फेमस प्लेट से इनको डायरेक्ट पूछा गया है। कोकोस प्लेट एक तरीके की क्या है? माइनर प्लेट। इसी के बगल में देखो ये कैरिबियन प्लेट, ये भी क्या है आपकी? माइनर प्लेट। एक है फूका प्लेट, पूरा नाम क्या है? जुआन दे फूका, ठीक है ना। ये छोटी सी दिख रही है ना यहाँ पे, उल्टा भी आकार की, ये क्या है आपकी? जुआन दे फूका प्लेट, ठीक है। नाज़का, कोकोस के जस्ट नीचे आपको कौन सी दिख रही है? नाज़का प्लेट दिख रही है। स्कॉशिया, अरेबियन, देखो यहाँ पे ये कौन सी प्लेट है आपकी? छोटी सी अरेबियन प्लेट दिख रही है। ये देखो यहाँ पे है छोटी सी, है कौन सी? फिलीपीन प्लेट। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी स्कॉशिया प्लेट, ये रही आपकी स्कॉशिया प्लेट, ठीक है। तो माइनर प्लेट्स में 3-4 प्लेट्स का नाम याद रखना। कौन कौन सी? बोलो साथ में। स्कॉशिया प्लेट, नाज़का प्लेट, ठीक है। फिर अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, है ना। उसी के कैरेबियन के पास में कौन सी है? कोकोस प्लेट। कोकोस के जस्ट नीचे कौन सी है? नाज़का। ऊपर देखो तो जॉन दे फूका प्लेट, कौन सी प्लेट है? फूका प्लेट। बस याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, फूका प्लेट है। यहाँ पे आपकी कौन सी है? अरेबियन प्लेट। साउथ अमेरिका के नीचे देखोगे तो कौन सी मिलती है? स्कॉशिया प्लेट। तो ये 3-4, और एक यहाँ पे फिलीपींस जहां पे वहीं पे आपको कौन सी मिलती है? फिलीपींस प्लेट। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके के कुछ माइनर प्लेट्स के नाम याद रखोगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? प्लेट्स को 2 कैटेगरी में बांटा, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, ठीक है। ये दिख गया, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, ठीक है ना, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। 7 हो गई। पैसिफिक बच गया लगता है, पैसिफिक प्लेट, ठीक है। ये 7 मेजर हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी वाली है, छोटी छोटी वाली, ये देखो अरेबियन प्लेट हो गई, स्कॉशिया, स्कॉशिया, नाज़का, कोकोस, कैरेबियन, फ्यूका, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है? फिलीपींस हो गई। ये आप याद रखोगे, इतनी माइनर प्लेट्स में याद रखोगे। और भी है लेकिन हमें इतनी याद रखना, करीब 20 माइनर प्लेट्स पाई जाती हैं, लेकिन हमें इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइंस बने हुए हैं, इन साइंस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना।
दिख पा रहे हैं क्या ये साइंस? दिख रहे हैं क्या? ठीक है, इन साइंस पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये साइन किस तरीके के हैं आपको, है ना? तो ये साइन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे साइन कैसा बना हुआ है, इस तरीके के बना हुआ है ना? मतलब ये दोनों प्लेट आके टकरा रही हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग साइन देखो कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है साइन। अरे हाँ या ना? आजू बाजू से निकल रही हैं, ठीक है ना? इंडियन प्लेट कहाँ है? ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना? अरेबियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट दिख रहा है, टकरा रही है एक दूसरे से। जहां जहां टकराएगी माउंटेन्स बनेंगे। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स दिख रहे हैं। और देखो अमेरिका वाली प्लेट को देखो, कहाँ है अमेरिका? ये पैसिफिक प्लेट है ना? पैसिफिक प्लेट के इधर ये देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ रही है, टकराती हुई दिख रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिकन प्लेट देखो इधर ये खिसक रही है इधर, है ना? तो इधर खिसक रही है, इधर टकरा रही है इनसे। तो यहाँ पे रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है। विश्व के जितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनका निर्माण यहीं पे हो रहा है, जहां पे प्लेट्स आके एक दूसरे से क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, टकरा रही हैं। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे इंडिया के लिए बेस्ट एग्जांपल देख लो, ये इंडियन प्लेट का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे प्लेट कैसी दिख रही है आप लोगों को? टकराते हुए दिख रही है। और यहीं पे क्या है आपके? हिमालयन माउंटेन्स हैं। समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, ये देखो क्लियर दिखा है ना, किस तरीके की प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं। ठीक है ना? चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि प्लेट्स किस तरीके से काम कर रही हैं। आगे देखो, है ना? वृहद प्लेट मतलब मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? इसको पूरा लिखोगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन। नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। क्लियर हो गया? ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। माइनर में देखो अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कॉशिया प्लेट, नाज़का, कोकोस, फ्यूका वगैरह है। ठीक है, नहीं है तो फ्यूका भी मान लो, फ्यूका भी हो जाएगी एक। ठीक है, और कौन सी छूट गई? इतनी फिलीपींस हो गई, बहुत सारी है, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। ठीक है, कुछ विद्वान उत्तरी अमेरिकन एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को एक मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कैसी है? एक ही तरीके की प्लेट है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, चलो ये हो जाती है आपकी माइनर प्लेट्स। अधिकांश प्लेट महासागरीय एवं महाद्वीप भूपटल दोनों से मिलकर निर्मित है। ठीक है ना? ज्यादातर प्लेट्स कॉन्टिनेंटल भी है और ओशियनिक भी है। समझ में आ रहा है ना? कॉन्टिनेंटल भी है और ओशियनिक भी है। ज्यादातर मेजर प्लेट ज्यादातर इसी तरीके की बनी है। प्लेट प्रवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में किया गया। 1960 के दशक, ठीक है ना? मतलब इसी के 10 साल के अंतर्गत कभी शुरुआत हुई, धीरे धीरे एक चीज आई, फिर दूसरी चीज निकल के आई, तीसरी चीज निकल के आई। इस तरीके से 1960 के दशक के आसपास इसका प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो नाम याद रखोगे, जेम्स मॉर्गन, है ना? एक्सक्यूज मी, चलो नाम क्या आता है? WJ मॉर्गन। ठीक है ना? तो नाम क्या याद रखो कि किसने दिया है? मॉर्गन ने दिया है। और ये प्लेट जो आप लोग ये प्लेट बोल रहे हो, ये प्लेट नाम किसके द्वारा दिया गया है? चूजा विल्सन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? विल्सन के द्वारा दिया गया है। विल्सन ने क्या दिया है? ये जो प्लेट देखो, प्लेट टेक्टोनिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले टोरंटो विश्वविद्यालय के विल्सन ने किया था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का पहली बार 1962 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के मॉर्गन द्वारा प्रकाशित किया गया था। समझ में आ गया? वर्ड किसने दिया है प्लेट टेक्टोनिक का? ये जो प्लेट वर्ड है ये विल्सन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? विल्सन के द्वारा दिया गया है। और जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। याद रहेगा? तो बेसिकली आप लोगों ने अभी तक 4 सिद्धांत पढ़ लिया। कल आप लोगों ने देखा था कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, उसी के साथ आपने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखा था। आज आपने देखा है कौन सा? ऑर्थर होम्स का कौन सा? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है ना? तो इसको अगर ऑर्थर होम्स का ना लिखें, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और एक और आपने देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। CDT किसके द्वारा दी गई थी? एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, अरे बोलो, आर्थर होम्स के द्वारा दी गई थी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी
मॉर्गन द्वारा दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, नाम किसने दिया है? तो ये प्लेट टेक्टोनिक का जो नाम है ये दिया गया है विल्सन द्वारा दिया गया, याद रहेगा यहां तक, ठीक है। कब आई है? तो 1962 में इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। 1962 में नाम इन्होंने सबसे पहले ट्राई कर लिया था। 1960 में एक ही चीज याद रखो, 1960 के समय में ये सारी चीजें आ गई हैं। इतना काफी रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि किस तरीके से चीजें। अब हमें ये भी पता चल गया कि महाद्वीप बने कैसे और उसके पीछे का रीजन कोई बाहर का फोर्स है क्या? नहीं, पृथ्वी के अंदर का ही फोर्स है, कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है। यही तो अल्फ्रेड वेगनर की दिक्कत थी, ये उस चीज को कहां ढूंढ रहे थे? बाहर, ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स, लेकिन ये सारी चीजें कहां थी? अंदर। और ये ज्यादातर बहुत अच्छे से पता चली कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से, ठीक है ना। किसके द्वारा? किसके द्वारा? होम्स, आर्थर होम्स के द्वारा, ठीक है। चलो अब इसके आगे समझो, कोई भी जो प्लेट होगी वो 3 तरीके से मूवमेंट करेगी। कितनी तरीके से? 3 तरीके से। समझना, ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है ना। चलो मान लो ये क्या है? आपकी 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो या तो ये प्लेट्स क्या हो रही है? पास में आई हैं तो टकराएंगी, ठीक है। या तो फिर ये प्लेट्स कैसी हो रही हैं? दूर जा रही हैं। या तो फिर ये प्लेट्स इस तरीके से या इस तरीके से ट्रांसफॉर्म, किसी भी तरीके से मूवमेंट करेंगी। समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो, या तो इस तरीके से मूवमेंट करेंगी। तो इस आधार पर कोई भी प्लेट्स का, ठीक है, कोई भी प्लेट्स का 3 तरीके से मूवमेंट हो सकता है। पास आना, कन्वर्जेंट, दूर जाना, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। आसपास से क्या हो रहा है? हाँ, इसी को क्या बोल दिया जाएगा? ट्रांसफॉर्म। 3 तरीके की बाउंड्रीज पाई जाएंगी। कितने तरीके की? 3 तरीके की। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये कन्वेक्शनल करंट वाली चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना। इस तरीके का डायग्राम हमने पहले ही देख चुका है, वीडियो भी देख लिया, तो अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गतिशील अवस्था में है। मतलब ये प्लेट्स ऑलरेडी मूव करे। अच्छा, कितनी मूव कर रही है पूछा जाए तो? वही 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कोई ज्यादा एक्टिव है तो 3 सेंटीमीटर, कोई 1 से कम, आसपास इसी के आधार पर मूव कर रही है ना। गतिशील अवस्था में, मूवमेंट फेज में है। इसी गति को इस गति के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं, ठीक है ना। अब ये गति है, देखो, कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित होने के कारण प्लेट निचली स्थित मेंटल के सतह पर क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। हमने देखा लिथोस्फेयर क्या हो रही है? एस्टेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। तैर रही है तो मूवमेंट होते रहेगा। कोई भी चीज अगर फ्लोट हो रही है तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें मूवमेंट होते रहता है। क्लियर हो गया? कुछ विद्वानों के अनुसार प्लेट कटकों एवं ट्रेंचों के बीच गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संचालित होते हैं। मतलब ये जो आप लोगों के कटक बन रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं आप लोगों के क्या बन रहे हैं? ट्रेंचेस बन रहे हैं। तो इनके बीच ये जो संबंध है कि कहीं कटक तो कहीं ट्रेंच, फिर उसके बाद कहीं कटक आएगा तो कहीं ट्रेंच आएगा, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, तो ये आपस में एक साइकिल है जो चीजें प्रोसेस हो रही हैं। एक अन्य मान्यता यह भी है कि कटकों में मैग्मा का निरंतर प्रवाह के कारण प्लेटों में क्या होता है? खिसकाव होता है। अब जनरली यहाँ पे कटक है तो यहाँ पे मैग्मा निकलता ही रहेगा। याद आ रहा है ना? पास वाली ये जो चट्टाने पास वाली है, ये क्या होंगी? यंगेस्ट होंगी। इसी के जस्ट बगल वाली, है ना, और इसके सबसे दूर जो चट्टाने पाई जाएंगी, ओल्डेस्ट पाई जाएंगी। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। चलो, होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी प्लेटों की गति की व्याख्या की जाती है ना। अब चाहे वो मान लो, चाहे कन्वेक्शनल करंट मान लो, प्लेट्स तो मूव कर रही हैं, ये माना गया है, ठीक है ना। भूगर्भ में दबाव व रेडियो एक्टिविटी के कारण अधिक ताप उत्पन्न होता है। मतलब सेंटर पे जो अर्थ का कोर है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं, जिसके कारण कन्वेक्शनल करंट की स्टार्टिंग हो रही थी, ठीक है। अब प्लेट मैंने बताया आप लोगों को 3 तरीके से देखने को मिलती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या तो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, या तो प्लेट एक दूसरे से खिसकते हुए बस चली गई, आजू बाजू से निकलते हुए चली गई। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। चलो, तो जब जब इस तरीके की चीजें होंगी तो अलग अलग तरीके की चीजों का निर्माण होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होगा अर्थ में, है ना। तो कितने तरीके की बाउंड्रीज पाई जाएंगी? 3 तरीके की बाउंड्रीज पाई जाएंगी। ये देखो, ये आपकी क्या है? प्लेट्स हैं। इस कंडीशन में कहां जा रही हैं? दूर जा रही हैं। इस कंडीशन में पास आ रही हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऊपर नीचे जा रही है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? तो देखो, दूर जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेट्स कहां चली गई? दूर चली गई। आसपास से भी निकल रही तो वो अपना रास्ता बना के निकल जाएंगे। दिक्कत कहां है? जब प्लेट्स टकरा रही हैं। और जब प्लेट्स आएंगी, टकराएंगी, है ना,
तो एक प्लेट, ऐसा नहीं है टकराने के बाद वापस चली जाएंगी, एक प्लेट इनमें से नीचे जाएगी। अब बात आती है कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी, ठीक है ना। इसकी आप लोगों को 3 कंडीशन देखने को मिलती है कि कौन सी प्लेट भारी जाए, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। तो इसके कितने रीजन देखने को मिलते हैं, 3 कंडीशंस देखने को मिलते हैं। वो 3 कंडीशंस याद रखना, ठीक है, कि वो 3 कंडीशंस कौन सी है। पहली चीज, वो प्लेट नीचे जाएगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, है ना। मान लो अगर दोनों सेम तरीके की प्लेट्स हैं, है ना, लेकिन एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, तो नीचे कौन सी जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। मान लो एक प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंटल वाली और एक प्लेट है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल वाली, तो यहां पे नीचे कौन सी जाएगी, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल वाली, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है, मान लो प्लेट्स की डेंसिटी भी बराबर है और दोनों सेम टाइप की प्लेट्स हैं, तब कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, डेंसिटी बराबर है, मैंने बोला डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चली जाएंगी। क्या हो अगर डेंसिटी दोनों प्लेट्स की बराबर है और दोनों सेम टाइप की, अभी मैंने एक और चीज बोला कि हो सकता है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियनिक या ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, मिक्स्ड प्लेट है, तो यहां पे तो आपने बहुत इजीली बोल दिया मिक्स्ड वाली नीचे चल देगी। क्या हो अगर दोनों की डेंसिटी भी है बराबर और सेम काइंड ऑफ प्लेट है, तो यहां पे कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, हाँ, दोनों ऊपर उड़ जाएगी, एक तो ऊपर उठेगी। मेरा क्वेश्चन है नीचे कौन सी जाएगी, एक तो ऑब्वियसली एक नीचे जा रही है तो एक तो ऊपर उठेगी, लेकिन कौन सी नीचे जाएगी, ठीक है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, याद रखना, स्पीड से भी तो मूव कर रही है प्लेट, समझ में आ रहा है ना, जिसकी स्पीड ज्यादा, मान लो एक मूव कर रही है 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से और एक मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, कौन सी नीचे चली जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर के आधार से जो स्पीड चल रही है, मतलब ज्यादा स्पीड से चल रही है, वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। हाइयर स्पीड, है ना, वाली प्लेट कहां चली जाएगी, नीचे। अब मान लो तीसरी कंडीशन में बता दूं कि डेंसिटी भी बराबर है, स्पीड भी ऑलमोस्ट बराबर है ना, और सेम काइंड ऑफ प्लेट्स हैं, अब कौन सी नीचे जाएगी, हाँ, सेम है, डेंसिटी बराबर है, सेम काइंड ऑफ प्लेट है और स्पीड भी बराबर है ना। तो जो बड़ी प्लेट होगी, एरिया में बड़ी प्लेट जो होगी, है ना, क्या लिखते हैं, लार्जर प्लेट जो होगी, लार्जर प्लेट जो होगी, बड़ी प्लेट जो होगी, वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। बड़ी वाली प्लेट कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और छोटी वाली प्लेट कहां हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये 3 कंडीशन बस याद रखना, क्या कि डेंसिटी ज्यादा है जिस प्लेट की, वो प्लेट नीचे जाएगी, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक वाली है तो ओशियनिक वाली नीचे चली जाएगी, ठीक है। डेंसिटी बराबर है, सेम काइंड ऑफ प्लेट है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो नीचे चली जाएगी, और ये भी अगर सेम है तो जो बड़ी प्लेट होगी वो कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ऑब्वियसली बड़ी प्लेट कहां हो जाएगी, नीचे जब जाएगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे देखो, प्लेट सीमांत के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स। हमने देखा एक कौन सी हो गई, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। पहली कौन सी बोले जाएगी, कंस्ट्रक्टिव, जब दोनों प्लेट दूर जा रही है। कंस्ट्रक्टिव में इस तरीके का डायग्राम बना लो, ठीक है ना, इस तरीके का डायग्राम बना लो कि दोनों प्लेट्स कहां जा रही हैं, दूर जा रही हैं। जब समान या असमान घनत्व तथा मोटाई वाली दो प्लेट एक दूसरे की अपोजिट दिशा में जा रही हैं, अपोजिट दिशा में मूव कर रही हैं, विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, तो दोनों के मध्य भ्रंश पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, फॉल्ट। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है फॉल्ट तो कोई बात नहीं, फोल्ड फॉल्ट्स वगैरह ये सब चीजें हम देखने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो बस समझो दोनों के बीच क्या पड़ जाता है। अगर मैं, है ना, दोनों चीज को इस तरीके से बताऊं तो भ्रंश मतलब एक गड्ढा सा पड़ जाएगा, एक भ्रंश घाटी सी बन जाएगी ना, ठीक है ना, फॉल्ट बन जाएगा, है ना, और पड़ जाता है, जिससे दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फेयर से मैग्मा बाहर आता है और ठोस होकर नई भूपर्पटी का निर्माण करता है। कोई नया सा स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे, समझ में आ रहा है ना, और नया स्ट्रक्चर बनेगा, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बोला जाता है। समझ में आया, ठीक है ना। और ये प्लेट दूर जा रही है, आया ना, एक दूसरे के दूर जा रही है, इसीलिए इनको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इंग्लिश में एक और नाम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। समझ में आ गया,
क्लियर हो गया, एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या बोला जाएगा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। तो नई चीजों का निर्माण होगा, दूर जा रही है, नीचे का लावा ऊपर आएगा, जब लावा ऊपर आएगा तो कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव बोला गया। इस प्रकार की प्लेटें अब सारी प्लेटें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट्स कहलाती हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो गया। जो दूर जा रही है वो डाइवर्जेंट है, जो पास आ रही है वो उनको डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है और साथ ही साथ कन्वर्जेंट बोला जाता है, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है। समझ में आ रहा है ना, कहलाती हैं मध्य सागरीय कटकों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। जब प्लेट दूर गई तो नीचे से लावा आया, लावा ने क्या बनाया, माउंटेन्स बना दिया, नए स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक कटक मतलब अटलांटिक ओशियन में जो बीच में पूरे माउंटेन्स पड़ते हैं ना, सी का भी रूट होता है, पता है ना, कहीं से भी नहीं चले जाते, क्योंकि नीचे क्या रहते हैं, माउंटेन। शिप जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे भी रहता है, अदरवाइज वो पत्थर से टकरा के टूट जाएगा, डूब जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये दिख रहा है, ये पूरे कटक है, ये पानी के अंदर अटलांटिक ओशियन है, ये दिख रहा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और ये बीच में कौन सा ओशियन, समझ में आ रहा है। और अटलांटिक ओशियन के ये पूरे बीच के रास्ते में पूरे क्या है, पर्वत पर्वत बने हुए हैं, इसी को बोला जाता है बीचों बीच है, इसीलिए मिड, बीचों बीच है ना, तो बीचों बीच है तो मिड, अटलांटिक में है तो अटलांटिक, और रिज है तो रिजेस, इसीलिए क्या बोला जाता है, मिड अटलांटिक रिजेस। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है ना, डायग्राम से दिख रहा होगा आप लोगों को, पर्वतों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है। चलो, जो हमारी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन थी उनको क्या बोला जा रहा था, डाइवर्जेंट, देखना कंफ्यूजन क्या होती है। और जो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है उन्हें क्या बोला जाता है, दिख रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें, ठीक है ना, है ना। तो जो डिस्ट्रक्टिव है उन्हें क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट, जो कंस्ट्रक्टिव है उन्हें क्या बोला जाता है, बहुत बढ़िया। ये तापीय संवहन तरंगे, हर जगह संवहन तरंगे ही है, मतलब समझ लेना हर जगह कन्वेक्शनल करंट की बात हो रही है, कि अधोमुखी स्तंभों के ऊपर, इनका में डायग्राम बना लेना, डिस्ट्रक्टिव है, टकरा रही है तो डिस्ट्रक्शन तो करेंगी, है ना। आप दौड़ते हुए जाओ, दीवार से टकरा जाओ, समझ में आएगा डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इसमें दो प्लेट एक दूसरे की ओर गतिशील है, मतलब दो प्लेट कहां है, एक दूसरे की ओर गतिशील हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं। ऐसे प्लेट, अभी सारी प्लेट मतलब कन्वर्जिंग प्लेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, और वो अपसारी थी, वो क्या थी, अपसारी। डाइवर्जेंट प्लेट ये क्या है, अभी सारी कन्वर्जिंग प्लेट। समझ में आ गया ना, याद रहेगा इतना, ठीक है। चलो, तो इस तरीके की प्लेट की कुछ बाउंड्रीज बनती है, डायग्राम्स हम पहले ही देख चुके हैं, है ना। चलो, संरक्षक किनारा, कंजर्वेटिव मार्जिन। अब ये कंजर्वेटिव मार्जिन क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनाएंगी। ये क्या बनाएंगी, ट्रांसफॉर्म। जैसे वहां पे एक आप देखो डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट, ये कैसी रहेगी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनाएगी। संरक्षक किनारा, संरक्षक किनारे का निर्माण तब होता है जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर पैरेलल चली गई, अरे हाँ या ना, तो उनमें कोई अंतक्रिया, मतलब कोई भी अंतक्रिया, मतलब या तो टकराने की या कंस्ट्रक्शन वाली चीजें नहीं होती, माइल्ड अर्थक्वेक से झटके फील होते हैं, मतलब हल्के हल्के माइल्ड से झटके फील होते हैं, है ना, हो पाती है, जिससे रूपांतर भ्रंशों, मतलब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। जैसे कैलिफोर्निया के निकट निर्मित आपके सैन एंड्रियास वाली जो चीजें बन रही हैं, ठीक है ना, उन्हीं को बोला जाता है सैन एंड्रियास फॉल्ट जो बनता है, सैन एंड्रियास। सैन एंड्रियास के ऊपर एक मूवी भी आई है, देखियो सैन एंड्रियास, वो है, उसमें कौन है, क्या नाम उसका, रॉक, क्या नाम है रॉक का, अरे रॉक WWE वाला, क्या नाम है उसका, ब्लैक एडम तो मूवी है उसकी, ब्लैक एडम, ठीक है ना। चलो, है ना, तो उसके ऊपर ये सैन एंड्रियास में बस ये दिखाया गया कि किस तरीके से अर्थ का विनाश होगा, वो सैन एंड्रियास मूवी में वो दिखाया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ। समझ में आया, तीन बाउंड्रीज समझ में आ गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ठीक है ना। ये देखो, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोला जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, है ना, प्लेट अभिसरण की तीन दशाएं होती हैं। अब प्लेट तीन ही तरीके से तो टकराएंगी, या तो होगा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट, या तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। समझ में आ गया, टॉपिक खत्म, क्लियर हुआ।
समझ में आया? कोई भी प्लेट इन्हीं तीन तरीके से टकराएंगी, है ना, या तो कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट होगी, ओशियनिक ओशियनिक, या फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। समझ में आया है भाई? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगती हैं ये सारी चीजें, अदरवाइज नींद तो आना तय है। ठीक है ना? अगर रिवीजन नहीं करोगे तो नींद आती रहेंगी इन सारे टॉपिक्स में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।